ये सभी लोग जरा 26th क्वेश्चन पर 26th क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव अगर हम पढ़ें तो उस क्वेश्चन में मुझे क्या कहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही टाइम कंज्यूमिंग है। अगर ये जेई या नीट में आता है तो काफी टाइम कंज्यूमिंग है, बट किया होगा तो यू विल बी फास्ट। एक रिएक्शन के लिए डेटा दे रखा है जिसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए की अगर 0.1 थी तो टी हाफ दे दिया, 0.025 थी तो क्या दे दिया वो आपने देख लेना है। टी हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से बदल रहा है, टी हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से इफेक्ट हो रहा है, तो इतना तो पता चल गया ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता, टी हाफ बिंदास फिक्स रहता है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर तो नहीं है। पता नहीं ये कौन सा ऑर्डर है। तो एक फॉर्मूला जो बहुत एक्सप्लोसिवली मैंने यूज नहीं किया, बहुत एक्सप्रेसिवली दिया नहीं, डीपीपी के ऊपर छाप के दे दिया बस, जिसको यूज नहीं किया, वो फॉर्मूला सबसे पहले मेरे को देना है। फॉर एनी ऑर्डर व्हेन यू डू नॉट नो द ऑर्डर, ये आता है एनसीईआरटी से बाहर की बात, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर की बात नहीं कर रही मैं, सिर्फ फॉर एनी ऑर्डर, चाहे वो जीरो हो, चाहे फर्स्ट हो, चाहे हाफ हो, चाहे माइनस हाफ हो, चाहे ऑर्डर हो 3, कोई भी ऑर्डर हो, उसके लिए टी हाफ की प्रोपोर्शनलिटी, दिस इज अ फॉर्मूला आई एम इंट्रोड्यूसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम प्रॉपरली। एक दो क्वेश्चन में हल्का फुल्का लिया था, बट मुझे पता था टेस्टफुल तो मैं अगली क्लास में लूंगी। तो किसी भी ऑर्डर के लिए अब ये नहीं कह सकते सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर का नीट में आया क्वेश्चन, आप ये नहीं कह सकते ये हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि नीट के क्वेश्चन तो जी एनसीईआरटी से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, एग्रीड, लेकिन एनसीईआरटी में फॉर फर्स्ट और जीरो ऑर्डर ये बात एप्लीकेबल है। इट मीन्स फॉर अदर ऑर्डर्स ऑल्सो ये बात एप्लीकेबल है। अगर मेरे पास ये फॉर्मूला है, अब मैं क्वेश्चन की गिवन कंडीशंस पे आती हूँ। मेरे को अलग अलग टी हाफ अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस पर टी हाफ दिया और 4 स्टेटमेंट दी है जो मुझे आंसर करनी है, जिसमें से एक स्टेटमेंट तो पहली तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाले बिना मैं आगे भी कुछ खास नहीं कर सकती, तो सबसे पहले मेरे को अगर ऑर्डर निकालना है तो मैं यहां सॉल्व करके दिखा रही हूं, आप फिर उसको अपनी कॉपी में सॉल्व खुद करेंगे, क्योंकि आप स्टेप्स छोटे कर देंगे, मैं तो पूरा एक्सप्लेन करूंगी, आप तो एक स्टेप में कर डालोगे इसको। सो पहली कंडीशन में टी हाफ 200 था, 100 था, और उनकी कॉन्सेंट्रेशंस रिपोर्ट कर दी n-1। अब मैंने सॉल्व करने में कैसे किया, पहले तो दिख ही रहा है क्या है, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ये सारा का सारा मेरा 1/4 आ गया, ठीक है। जब 1/4 आ गया, n-1 आई नो 2 और 1/4 को इक्वेट करना है मुझको। तो अगर n/n इफ, ये आपको खुद फीलिंग से आ जाना है कि क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, लाना तो स्क्वायर रूट ही है, वो बात अलग है कि वो नीचे है, तो मुझे बस पावर को भी माइनस बना देना है ताकि 4 ऊपर आ जाए और उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए, तो मेरी LHS RHS इक्वल हो जाएंगी। तो अगर n हाफ था, हाफ -1 क्या हो जाएगा, माइनस हाफ, इसको पलट दूंगी तो क्या हो जाएगा, प्लस हाफ। यस, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 2। अब मैंने अपने तरीके से ये क्वेश्चन हल्के में नहीं लेना, बस इसके दम पे मैं किसी भी ऑर्डर के टी हाफ का आपसे कंपैरिजन कर सकती हूँ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बताइए, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज हाफ, करेक्ट है? यस। कि जब मेरे को अब ये फॉर्मूला रट गया, मेरी इंटेंशन क्या है, बार बार सॉल्व कराने की, ये फॉर्मूला तुमको लिखना ना पड़े, रट जाए। सी ऑप्शन बी मैंने कैसे किया और ट्रू है कि नॉट ट्रू है वो अब आप बताओ, पूरा आपके सामने। मतलब कई बार ऐसी छोटी छोटी चीज में भी आप मिस्टेक कर डालते हो। आई वॉन्ट इट टू बी डन इन योर कॉपी बाय योरसेल्फ। ऑप्शन सी तो हर हालत में गलत होगा, कभी भी कंसंट्रेशन बदलने से ऑर्डर बदलता है, जरा डिस्कशन चाहिए। क्या मैंने पूरे उसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं पढ़ाया जिसमें कंसंट्रेशन बदलने से ऑर्डर बदलता हो? मैंने पढ़ाया है, बताइए कौन सा ऐसा रिएक्शन था जिसमें कंसंट्रेशन, प्रेशर अगर बदल जाए तो ऑर्डर बदल जाता था? नहीं। सूडो फर्स्ट ऑर्डर में तो एक चीज सॉल्वेंट ले ली, ठीक है, वो तो नेग्लिजिबल चेंज हुआ। रिमेंबर मैंने प्लेटिनम या गोल्ड के सरफेस पे अमोनिया या HI, 2 गैसेस का केस आपको कराया था और कहा था एक्सट्रीमली हाई प्रेशर पे इट कन्वर्ट इनटू जीरो ऑर्डर, और अगर लेस प्रेशर होगा तो इट इज समथिंग एल्स। याद है सबको? तो मैं अगर ये कहती हूँ ना, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, कॉन्सेंट्रेशन बदलने पे ऑर्डर चेंज ना हो सकता है, राइट? लेकिन कब? जब वो सॉलिड कैटलिस्ट के ऊपर गैसियस केस हो। क्या ऐसा कुछ इसमें दे रखा है? नहीं। तो इन एनी केस ऑर्डर 1 से 0 होते देखा है, ऑर्डर 0 से 1 नहीं होगा कभी।
ये बहुत ही स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, जब तक आप इसको डिस्कस नहीं करोगे ना तब तक आप इस पे तुक्का नहीं मार सकते। क्योंकि अगर जब पूरा चैप्टर वेल प्रिपेयर्ड है, आप में से कोई तो डाउट करता कि मैम आपने अमोनिया के केस में तो प्रेशर बढ़ा के ऑर्डर को 1 से 0 किसी और वैल्यू से 0 कर दिया था, HI के केस में भी आपने प्रेशर बढ़ा के 0 कर दिया था, तो यहां कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के 1 क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, वो सिर्फ कौन से स्पेसिफिक केस थे आपको बता दिया, प्लेटिनम या गोल्ड के सरफेस पर। कोई भी और रिएक्शन ऐसा दिया जाए कैटलिस्ट के सरफेस पर, जब कोई गैशियस एड्सॉर्प्शन हो रहा है तब ही वो बात एप्लीकेबल होगी। वेरी वेल डन इफ यू कैन डू दैट। चलिए अब जाके मेरा 26 क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। 27th मैंने अभी पढ़ाना है, एंड में आपसे हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। अब मेरे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 28। एक आपको रिएक्शन कंसिडर करने को दिए 4, ABCD 4 रिएक्टेंट है, चारों से आपको बताया गया है ऑर्डर अलग अलग है। ABCD 4 रिएक्शन है, चारों का ऑर्डर अलग अलग है। फॉलोइंग ग्राफ इज ऑब्टेन्ड व्हेन लॉग रेट और लॉग कॉन्सेंट्रेशन आर प्लॉटेड। अगर लॉग ऑफ रेट और लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आर प्लॉटेड, अब आप सोचो, पहले तो ये ग्राफ का मतलब समझो। यहां कॉन्सेंट्रेशन कौन सी है ये अपनी अकल से ढूंढना है मैंने। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ाओगे रेट बढ़ेगा। आपको यही बताया गया, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शुरू से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लकड़ी का टुकड़ा बड़ा होगा तो आग ज्यादा, लकड़ी का छोटा टुकड़ा होगा तो आग कम, फ्लेम कम, टेम्परेचर कम, जो भी। तो इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी पे हमें आज के बाद कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ ले, मैंने आपको ऐसा कोई ग्राफ नहीं बनवाया, राइट? ये कॉन्सेप्ट है। यस, रेट बढ़ता है अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते। कितने गुना बढ़ता है वो ऑर्डर था कि 2 टाइम्स बढ़ा तो ऑर्डर इतना है, 4 टाइम्स बढ़ा तो ऑर्डर इतना है, वो ऑर्डर था। अब चारों रिएक्शन हैं आपके सामने, चारों का स्लोप दिख रहा है मेरे को, चारों का स्लोप अलग है, चारों ग्राफ अलग है। तो मैं किसी भी, और यहां कोई कमिटमेंट नहीं है बच्चों की ये फर्स्ट ऑर्डर है, 0 ऑर्डर है। आप बच्चों की अब तक तैयारी कैसी होती है, फटाक ग्राफ देख के सोचते हो 0 का है कि फर्स्ट का है, और उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करते हो। अब उस माइंडसेट को तोड़िए। ये है ग्राफिकल एप्टीट्यूड टॉपिक पूरा। सबसे पहले ये सबके पास है, फॉर एनी ऑर्डर, 0 हो फर्स्ट हो, फॉर एनी ऑर्डर। ये बात तो कोई नहीं डिनाई कर सकता, ठीक है 0 में तो डिपेंड ही नहीं करता, बट बाकी ऑर्डर्स के लिए तो चलेगा। नाउ लॉग ले लूं, आप देखिए लॉग आपके सामने आ गया, क्लियर है? इस इक्वेशन का लॉग लिया, ये तो प्लस हो जाएगा और ये पावर एज इट इज आ जाएगी। y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। यहां मुझे पता चलता है स्लोप इज नथिंग बट ऑर्डर। तो पहली स्टेटमेंट तो मैं ये बोल सकती हूं, चारों में से कोई ना कोई मिल जाएगी मेरे को, चारों का ऑर्डर सेम तो नहीं है क्योंकि चारों का स्लोप सेम नहीं है। हायर द स्लोप हायर इज द ऑर्डर। स्लोप हायर पहचानना आता है कि नहीं? स्लोप हायर मतलब स्टीप, tan थीटा कह लो। अब थीटा दिया नहीं है तो मैं वो नहीं, उसमें जाना नहीं चाह रही। जितना स्टीप, सबसे ज्यादा स्टीप ये और सबसे ज्यादा फ्लैट ये, कह सकती हूँ ये बात, सबसे ज्यादा फ्लैट। अच्छा ज्लोप 0 पता हो, आई होप दिस इज स्लोप 0। तो जितना फ्लैट होता गया उतना स्लोप कम होता गया, जितना स्टीप होता गया उतना स्लोप ज्यादा होता गया, ऑर्डर ज्यादा होता गया। सबसे ज्यादा ऑर्डर डी का होना चाहिए, सबसे कम ऑर्डर सी का होना चाहिए। चेक करिए ऐसी कोई ऑप्शन है? दिस। तो जब भी ग्राफ का क्वेश्चन देखिए, लपक के ऑर्डर को मत जंप करिए अनलेस इट इज आस्क्ड। पहले कॉन्सेप्ट समझिए कहां से उठा के लाया जा रहा है, उसकी इक्वेशन क्रिएट करनी है, तब जाके आप इसमें आ सकते हैं। मुझे पता है आप में से कोई भी इस वक्त कह सकता है इस सब की जरूरत ही नहीं थी मैम, वैसे ही पता लग रहा था। आई नो क्यों ये कराया। कोई थोड़ा सा भी डिफरेंट क्वेश्चन अगर आ जाता है, आपको पता हो कैसे निकालते हो चीजों। अब एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा क्वेश्चन 29 पढ़िए और मुझे बताइए मैंने गिवन सही लिखा है, फिर सॉल्व करना शुरू करते हैं। मेरे से गिवन वाली चीज में अक्सर गलती होती है, इसीलिए आपके भरोसे ऊपर जो लिखा है ए का बी कर देती हूँ, बी का ए कर देती हूँ। दैट इज माई बेसिक हैबिट। तो आई वांट बच्चे देखें कि हाँ मैम आपने क्वेश्चन सही उतारा है। ठीक है एवरीवन, चलिए अब क्वेश्चन 29 कहता है
एक ही कंटेनर में दो अलग अलग चीजें हैं मिक्सचर के तौर पे, कंपाउंड ए और बी। ए का टी हाफ इतना है, बी का टी हाफ इतना है, तो दोनों का के अगर मेरे को निकालना पड़ा तो मैं निकाल सकती हूँ। लेट मी सी व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कुछ ऑर्डर दे रखा है रिएक्शन का, फर्स्ट ऑर्डर दे रखा, फिर तो कर ही सकते हैं। टी हाफ है मतलब मेरे पास के है। अब अगले कहते हैं कि सपोज मैंने दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल सेम डाली है। नाउ टी पूछा है कब ऐसी सिचुएशन आएगी, ए जो प्रेजेंट बचा हुआ है आफ्टर सम टाइम, वो टाइम निकालना है कितनी देर बाद जितना ए बचेगा वो एक्चुअली 4 गुना ऑफ बी होगा। प्योर मैथमेटिकल क्वेश्चन है, नीट वालों के लिए मैं उम्मीद नहीं करती वहां कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है, दे कैन एग्जाम्प्ट इट, प्योर मैथमेटिकल। तो अब मेरे पास सिचुएशन क्या है, क्योंकि ये इतना लंबा फैल जाएगा तो मैं सारा नेचुरल लॉग में लेके चलूंगी, एंड में नेचुरल लॉग खोलूंगी 2.303 वगैरह वगैरह लॉग, जगह बहुत घिर जाएगी वरना। तो क्या मेरे बच्चों को इंटीग्रल इक्वेशन वाले डेरिवेशन से जो मैंने क्लास स्टार्ट होते ही कहा था मुझे चाहिए, वहां से ये सबके पास है। नेचुरल लॉग ऑफ 80 बाई ए नॉट, चेक, ए नॉट बाई 80 तो नहीं था, नहीं था, क्योंकि फिर हम इसको यूं कर देते थे, प्लस कर लेते थे। मैंने अभी ये लिया है क्योंकि मेरे को आज सारी इक्वेशंस को रटाना है, एक्सपोजर देना है। माइनस के 80, दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, अब आपके सामने नेचुरल लॉग हटा दूं तो एक्सपोनेंशियल में आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। तो ए के लिए और बी के लिए दोनों इक्वेशन लगा दूं बच्चों, देख लो एक बार यहां तक, दोनों इक्वेशन लगा दी ए और बी के लिए। अब मुझे पता है दोनों इक्वेशन लगाने के बाद नाउ फ्रॉम हाफ लाइफ मेरे को अब के चाहिए दोनों के। हाफ लाइफ क्वेश्चन में दे रखी है, मैं के निकाल लूं। के में भी मैंने 2.303 वगैरह डालने के बजाय सीधे भी नेचुरल लॉग 2 डाल दिया। इट मीन्स 2.303 log 2, log 2 होता है 0.301, वो मल्टीप्लाई करके आपके अपने आप वही 0.693 आ जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। इसको छोटा करना है, डिराइव करना है, विच इज नीड ऑफ ऑब्जेक्टिव। मेरे पास K1 आ गया, K2 आ गया। अब ये K1 K2 सिर्फ वैल्यू पुट की है मैंने, और ये कहां से आया आपको अच्छे से पता है, नेचुरल, और वो भी आप यहां से निकाल सकते हो। किसी को लगे क्या हो गया, नेचुरल लॉग क्या हो जाएगा, ये यूं कर देती प्लस KT, ये 2 होना है, हाफ लाइफ का मतलब 2 इज इक्वल्स टू KT। यस, नेचुरल लॉग इज इक्वल्स टू KT हाफ। तो मेरे को ये भी मैंने लिख दिया इसमें कि यही मेरे को आज चाहिए था। क्लास से पहले मैं कहती थी हर फॉर्मूले को हर फॉर्म में याद रखना है। आप ये नहीं सोच सकते मेरे को पता है जी टी हाफ ये होता है, टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 बाय के, और चल पड़े जेई देने। नो, ये बोर्ड्स तक ठीक है। आपको अगर टी हाफ को इस तरह से लिखने नहीं आता के साथ, तो आप ऑब्जेक्टिव तो भूल जाओ। दैट इज द रीजन इसके सब्जेक्टिव टेस्ट के बाद 1 वीक की क्लासेस लग रही, क्योंकि इसके टॉपिक्स, इसकी अप्रोच ही अलग है काइनेटिक्स चैप्टर की। तो अगर आपको टी हाफ इस तरह से नहीं लिखना और आप पहले आप ऐसे लिखोगे तो आधा घंटा एक क्वेश्चन में लगा देना है। सो यू नीड टू लर्न द फॉर्मूला इन दिस वे इन विच आई एम गिविंग यू टुडे। तो अब आपके पास K1 आ गया, K2 आ गया, राइट, K1 K2 आ गए। अब इन दोनों को डील करना है बच्चों। मुझे पता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सेम ली है, काट दूं, लिखूं ना लिखूं चलेगा। तो जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस आर सेम, और ये भी बता रखा है दिस इज 4 टाइम्स बी, मेरे को टाइम वही निकालना है जब ए बिकम्स 4 टाइम्स। तो यहां से ए नॉट बी नॉट कट गया, ए बिकम्स 4 टाइम्स, तो इसको यहां लिखूं क्योंकि मेरे को ये गिवन है। तो देखिए इक्वेशन ये आई, चेक, इक्वेशन ये आ गई। अब जब इक्वेशन मेरे पास ये आ गई, अब अभी मैंने ए नॉट बी नॉट पता नहीं क्यों नहीं काटा, अच्छा आगे काट देते हैं सबके सामने। 4 दिस एवरीवन, K1 K2। अब ध्यान से, आपका मैथमेटिकल स्किल है, ध्यान से, तो मैं अपने लिए कह रही हूं, मेरे से गलती ना हो, क्योंकि अब आपके स्किल का एरिया आ गया। तो अब इसके बाद ये इधर ले जाऊं बच्चों, क्लियर। और यहां क्या बच गया, 4। आप चाहो तो अब यहीं पे भी सॉल्व कर सकते हो, मैंने इसको थोड़ा और इजी किया अपने लिए। K2 की वैल्यू हम पीछे लिख के आए, K1 की हम लिख के आए, T बाहर ले लिया। एक्सपोनेंशियल दिस, अब आपको पता है एक्सपोनेंशियल हटाते ही नेचुरल लॉग लाना पड़ेगा, यहां नेचुरल लॉग 4 ले आओगे आप। नेचुरल लॉग 4 इज 2 की पावर 2। वो सब करना है आपको, मैंने तो एक एक स्टेप लगा के वो किया है, क्योंकि किसी बच्चे को ये ना लगे डायरेक्ट कैसे कर दिया। तो अगर अब आप देखें 2 की पावर 2, इसको हैंडल कर लोगे। 2 नेचुरल लॉग 2, क्वेश्चन में नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू दी है, पढ़ो जरा।
द मोमेंट आई रीड द क्वेश्चन आई सी नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू दी है, मुझे समझ आ जाना चाहिए, मेरे को नेचुरल लॉग लेके चलना चाहिए. दिस इज द इजीएस्ट वे. तो नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू आपको दे दी, तो वो जब चाहे आप पुट कर दोगे वो 2 आगे आ जाएगा. वी ऑल नो दैट. चलिए, इसके बाद ये मैंने लिखा है, चेक करना मैंने कुछ गलत लिखा है. नेचुरल लॉग 2 की पावर 2, यहां 2 ठीक लिखा है मैंने. नेचुरल लॉग 2 कितना दे रखा है मेरे को? वो किधर गया, किससे कट गया? बिल्कुल सही, बस यही देखना है. इसीलिए मैंने कहा नीट वालों से ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है, उनके में ये मैथमेटिकल स्किल नहीं है, उनके सिलेबस में ही नहीं है, क्योंकि उनके पास मैथ्स नहीं है. बट जेई वाले यहां मेरे से बेटर बता सकते थे, आपने देख लिया. कैन आई से दिस क्वेश्चन इज ओवर, नोट इट, डू इट इन योर ओन टर्म्स, कि कल को फिर आप डाउट सेशन में ना हो. उसको मैंने स्क्वायर हटा दिया. बेटा इनिशियल तो है ना इक्वेशन में, समझे नहीं तुम. अभी देखो, इनिशियल तो इक्वेशन में है, दिस इज 4 टाइम्स दिस. अगर इसमें मैं देखूं AT इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स BT, तो अगर मैं यहां पर 4AT लिख देती तो क्या था, 80 कट जाना था, ये कट जाना था, 4 ही तो बचना था. सोचो, दोबारा करो. वो तो इक्वली, वो मैंने नीचे जाके काटे, यहां लिख दिए कि एकदम बच्चों को अधूरा सा ना लगे, एकदम ही सब कुछ ही काट दिया. पॉइंट इज, फिर से देखो, मुझे इस क्वेश्चन में कहा हुआ है कि A कब 4 टाइम्स B होगा एट एनी टाइम, वही टाइम निकालना है. तो मुझे पता है इस टाइम पर A इज 4 टाइम्स B. इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया. ठीक है, इसको बहुत इत्मीनान से समझ के करिए. इस तरह का एक ही ले सकती हूं क्लास में. चलिए, क्वेश्चन नंबर 38. सिंपल सा है, बड़ा अच्छा सा है, बट देखी हुई चीज नहीं थी, इसलिए मुझे लगा आप नहीं कर पाए होंगे. पढ़ो पहले. धैर्य, तुम भी एंटीलॉग इसी के लिए मांग रहे थे आज? हाँ, नहीं दिया होगा एंटीलॉग बेटा. क्वेश्चन 30 पढ़िए. A bacterial infection is an internal wound which grows like this, exponential T. हाँ, क्लास में ले चुकी हूँ, बस बस. तो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इन एन इंटरनल वूंड जिसकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो रही है टाइम के साथ. Where time t is in hours, a dose of antibiotic taken orally need 1 hour to reach the wound. Once it reaches there, the bacterial population goes down as this, right? What will be the plot of n naught by n versus time after 1 hour? मुझे अब ये बताइए, इसकी बात से एक चीज तो मेरे को समझ में आ गई. 1 घंटे तक तो बैक्टीरिया बढ़ता रहा जब तक उस पर दवाई पहुंची. टिल 1 hour n increases, बैक्टीरिया बढ़ता रहा. बट उसके बाद बैक्टीरिया की कॉन्सेंट्रेशन या पॉपुलेशन घटनी शुरू हो गई. वंस एंटीबायोटिक रीचेस द वुंड, डिक्रीजेस आफ्टर 1 hour. n डिक्रीज होना शुरू हो गया. जब 1 घंटे बाद n डिक्रीज होना शुरू हुआ, जब ये वैल्यू डिक्रीज होगी तो ये क्या होगा, इंक्रीज. ग्राफ हैज टू बी राइजिंग. बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ उसको रिलेट कर पाना. बच्चों से गलती इसमें क्या हो सकती है, पास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन, कि वो वाला ग्राफ चूज करें जिसमें कोई ब्रेक आ रहा हो, जैसे ए. हालांकि ब्रेक दोनों ही डायरेक्शन में इंक्रीज का है, बट स्टिल कि 1 घंटे बाद कुछ और होगा, नहीं, एक्सपोनेंशियल होगा, समथिंग लाइक दैट. आप यहां देखिए, ग्राफ उन्होंने 1 घंटे बाद का पूछा है, पहले 1 घंटे का पूछा ही नहीं. 1 घंटे बाद शर्तिया डिक्रीज होगा क्या, n. अगर n डिक्रीज होगा तो कोई रेसिप्रोकल करना भी भूल सकता है, तो डिक्रीज वाला ग्राफ B चूज कर सकता है. एक गलती ये भी हो सकती, डिक्रीज होगा जी, ग्राफ B चूज कर लिया. बट अब इसमें कौन सा ग्राफ चूज करूंगी, D. इट हैज टू बी D. क्लियर सबको? ये क्वेश्चन भी डिस्कस. हाँ जी, ओवरऑल होता तो A नहीं होता बेटा. आप ये सोचो, शुरू में n क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो
ये तो ग्राफ दोनों ही बढ़ता हुआ ही है, एक में थोड़ा स्टीप बढ़ रहा है, एक में थोड़ा कम बढ़ रहा है, ए में ए भी ना होता। ये ग्राफ्स टोटल आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि कोई ये सोचे शायद ये 1 घंटे बाद चीज बढ़ रही है, लेकिन उससे पहले तो देखो तो सही क्या है, n नॉट बाय n घटता ना, लेकिन ब्रेक से पहले घट तो नहीं रहा, बढ़ रहा है, तो दोनों ही डायरेक्शन में कैसे बढ़ सकता था? तो ए तो बिल्कुल ही बेतुका होता ओवरऑल में भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पे पढ़ो जरा क्या है। बड़ा इजी है, लेकिन मेरे को इसमें बहुत सारी अप्रोच आपकी सेट करनी है कि ऐसे क्वेश्चन को पढ़ते कैसे। अगेन 4 ऑप्शन इज 4 डिफरेंट क्वेश्चंस। चार ऑप्शन इज 4 डिफरेंट क्वेश्चन पढ़ो पहले। पहला कहता है ऑर्डर ऑफ ऑल 3 रिएक्शन इज सेम। ऐसे क्वेश्चंस को किया कैसे जाना है पहले तो वो देखती हूं मैंने कर्व बनाया, 3 अलग अलग रिएक्शन है बच्चों, 1 2 3 यही बताया है। एक स्ट्रेट लाइन है, 2 कर्व हैं, रेट बाय टी। स्ट्रेट लाइन सिर्फ एक जगह आया है, वो है 0 ऑर्डर। ये बात आज बिना डेरिवेशन, बिना लंबा चौड़ा सोचे रट लो मतलब पता है, ये जरूरत पड़ी तो मैं डिराइव भी कर लूंगा या कर लूंगी, लेकिन ये मसल मेमोरी में आ जाना चाहिए। स्ट्रेट लाइन आई ग्राफ, गिरते हुए स्लोप आया, तो इसका मतलब वो पक्का कौन सा ऑर्डर है? वो 0 ऑर्डर है। पहले तो ये तय कर लो। अब जब ये 0 ऑर्डर है, ये दोनों में कर्व है, तो कर्व में भी डिक्रीज हो रहा है एक्सपोनेंशियली विद टाइम, ये 0 ऑर्डर तो नहीं हो सकता, ये कोई और ऑर्डर है। अक्सर ऐसा फर्स्ट ऑर्डर में देखा जाता है अक्सर। तो पहली ऑप्शन तो मैं हटा दूं कि ऑर्डर सबका सेम होगा, ये तो गलत है। अब बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां मैंने लिखी है, एक तो आपको याद करा दी, स्ट्रेट लाइन का डिक्रीज इज जनरली 0 ऑर्डर। स्ट्रेट लाइन वाला डिक्रीज जो मिलता है वो कहां मिलता है? 0 ऑर्डर में। उफ, ये क्या हुआ है, बहुत जोरदार आवाज आई है। एनीवेज, exponential decrease is of first order or any other order. Generally it is of first order. Exponential decrease जो होता है वो generally किसका होता है? first order or maybe some other order. लेकिन 90% ये केस कहाँ मिलेगा? first order में। अब ये देखिए, ये कहाँ से लाइन में क्या चीज है? अगर फर्स्ट ऑर्डर होता तो यही आज एक्सपोनेंशियल माइनस के टी यही करा रही हूँ इतनी देर से, नेचुरल लॉग लेके ये उधर चला जाएगा, यही चल रहा है आज शुरू से। फर्स्ट ऑर्डर को इस तरह से एक्सप्रेस करने की आदत अब डाल लो। डेरिवेशन जो आपको मैंने इंटीग्रल कराई है ये उसी से उठाया है, वहां पर था। फिर दोनों साइड नेचुरल लॉग लिया, राइट, लॉग बेस 10 लिया, माइनस के टी एक साइड आया, लॉग आर नॉट बाय आर 2.303 वगैरह वगैरह, ये सब इसी से आया था। तो फर्स्ट ऑर्डर को अब ऐसे हैंडल करना शुरू कर दो फॉर जेई क्वेश्चन, नीट क्वेश्चन। तो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि ग्राफ सारे आपके एक्सपोनेंशियल हैं। अब ये अगर सबको पता चल गया फर्स्ट ऑर्डर है, बिकॉज ग्राफ आर एक्सपोनेंशियल एट सेम टाइम पे एक लाइन खींचो इस ग्राफ में, मुझे बताओ R3 इज स्मॉलर देन R2, चेक। क्योंकि मैंने यहां ये फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन क्यों लिखी वो भी एक्सप्लेन करती हूं। हमारी समझ से अभी कर्व्ड ग्राफ सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के हो सकते हैं, तो मैंने फर्स्ट ऑर्डर मान लिया दोनों को। लेट्स चेक, अगर दोनों के दोनों फर्स्ट ऑर्डर हैं तो R एक ही टाइम पे लाइन खींचो और मुझे बताओ एक सेम टाइम पे R3 की कॉन्सेंट्रेशन नीचे है एज कंपेयर टू R2, राइट। और ये भी देखो दोनों स्टार्ट सेम जगह से हुए, इनिशियल दोनों की 100 ग्राम या 1 मोलर या 50 ग्राम ले रखी होगी। इसका मतलब R3 सेम टाइम पे कम बचा, मतलब R3 कंज्यूम फास्ट हुआ, हाँ या ना? R3 अगर कंज्यूम फास्ट हुआ मतलब रेट ऑफ 3 इज ग्रेटर देन रेट ऑफ 2, मतलब K3 पक्का K2 से बड़ा होगा। चेक करिए कोई ऑप्शन मैच हो रही है? बी ऑप्शन। अच्छा, इसके बाद आ जाता है सी ऑप्शन, हाफ लाइफ पीरियड इज, सॉरी मैं कोई और क्वेश्चन पढ़ गई, द एसआई यूनिट। अब ये तो तुम कर ही लोगे, एसआई यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन 1। रिएक्शन 1 क्या था? 0 ऑर्डर। 0 ऑर्डर की ये तो नहीं होगी यूनिट, तो ये भी गलत हो गया।
thermal decomposition of HI on gold surface is an example of order 2? No, it is example of zero order. गोल्ड के सरफेस पे HI का डिकम्पोज होना वॉज एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर. चारों अलग अलग बातें थी, लास्ट के दो तो बिल्कुल ही अलग थे. यूनिट पे पूछ लिया और एक इंफॉर्मेशन आपको रटी होनी चाहिए थी. HI का डिकम्पोजिशन इज जीरो ऑर्डर. हो गया क्लियर सबको? थोड़ी देर में खबर आने वाली है, कहीं भूकंप आया है, कहीं बिजली गिरी है, और तो किसी हालत में ही नहीं हो सकता. क्वेश्चन 33 में अभी कराने में इंटरेस्टेड नहीं हूं. आई वॉन्ट यू पीपल टू ट्राई इट ऑन योर ओन इन होमवर्क. अभी नहीं, मुझे पता है हो जाएगा, इसलिए तुम पे छोड़ना चाह रही हूं. 33 अभी मत करना. और 33 क्वेश्चन के लिए एक चीज सबको बता दूं, जिनको मैथ्स में डेरिवेशन डिराइव करना, कॉन्सेप्ट में अंदर घुसना अच्छा लगता है, वो पूरा करेंगे और एंड रिजल्ट जो आएगा उसको याद करेंगे. मेरे को सदियों से रटा पड़ा, और जब आप करेंगे आपको पता लगेगा आपको हम ऑलरेडी ये बात इन्फॉर्म कर चुके हैं. यू नो टू सम एक्सटेंट ऑलरेडी द आंसर. बिना सॉल्व किए भी आप ला सकते हैं, बट एक बार अगर आप डिराइव करके प्रॉपर सॉल्व करेंगे उसके बाद हमेशा के लिए याद रहेगा. इसको डिराइव नहीं करना, बहुत देर लग रही है, इसको हमेशा याद रखना है. तो याद है जब आपको मैंने कराया था टी हाफ, नहीं टी 99% इतने टाइम, टी हाफ टी 90% इतने टाइम, 75% होने में टी हाफ के रिलेशन में कितनी देर लगेगी, वहीं ऐसी ये इंफॉर्मेशन आपको डालनी होगी, विच इज वेरी ऑब्वियस. तो 33 क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रही हूं. 2 करो, मैं अभी दिखाना नहीं चाह रही, मैं देखूं बच्चे करते हैं खुद. इस क्वेश्चन को मैंने यहां क्यों लिया, ये जानते हुए कि आप कर सकते हैं. मेरे को एक तो कंप्लीशन तो जो करना था सो करना था. आपको यूनिट देखते ही सेकंड ऑर्डर पता चल रहा था, तो जब आपको यूनिट देखते ही सेकंड ऑर्डर पता चल गया तो आपको ये पता है कि 4 गुना बढ़ाएंगे तो 16 गुना बढ़ेगा. ये तो कर ही लोगे. ए ऑप्शन इज करेक्ट. अच्छा, इसमें नीचे अलग अलग बना रखे हैं. ओके, क्या ये सेकंड ऑर्डर था? यस, ए बी इज करेक्ट. डीकॉम्पोजिशन ऑफ N2O5 इज एग्जाम्पल ऑफ अबव रिएक्शन. मैंने इस ऑप्शन के लिए क्वेश्चन को पकड़ा है सिर्फ. ये फर्स्ट ऑर्डर है. कैसे पता लगता है आपको ये फर्स्ट ऑर्डर है? क्यों फर्स्ट ऑर्डर है? कहां से पता लगा? तने, फ्रॉम वेयर यू गॉट टू नो दैट ये फर्स्ट ऑर्डर है? आपसे सारे रिएक्शन का ऑर्डर एक्सपेक्टेड नहीं है. 50,000 रिएक्शन में दे दूं, आप सब ऑर्डर नहीं बता सकते. इसका क्यों आपसे एक्सपेक्टेड है? कहां? एनसीईआरटी में प्रॉपर एग्जाम्पल्स के थ्रू ये बता रखा है, पूरा डिटेल. जैसे आपको HI वाला गोल्ड के सरफेस पर जीरो ऑर्डर पता होना चाहिए, सारे फोटोकेमिकल रिएक्शन जीरो ऑर्डर पता होने चाहिए, सारे रेडियो एक्टिव रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर हैं पता होने चाहिए, वैसे ही N2O5 का डीकॉम्पोजिशन. अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे तो बहुत फंसेंगे इस चैप्टर में, बहुत. आप देखिए N2O5 का पूरा एक क्वेश्चन, डेरिवेशन, एग्जाम्पल सब दे रखा है, दैट इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो आपसे ये एक्सपेक्टेड है कि N2O5 का डिकम्पोजिशन आपको पता होना चाहिए. ठीक है, इसका रिएक्शन भी, पूरी डेरिवेशन इसी पे कराई है हमने. आप अगर एनसीईआरटी में देखें तो. चलिए ऑप्शन ई देखिए. ऑप्शन ई करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो सकती है, और क्वेश्चन में कौन सा ऑर्डर है? सेकेंड. तो 32 क्वेश्चन लेने का मकसद मेरा सिर्फ एक था, N2O5 का डीकॉम्पोजिशन आप जानते हैं कि नहीं. 33 मैंने आपको कहा, आप खुद देखेंगे, खुद समझेंगे, मैं पढ़ा चुकी हूं 33 के लिए. आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द कंटेंट ऑफ 33. 34 बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर भी मुझे लगा कोई अटका हो तो उसको पता हो, तड़ 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 होने वाला क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी बेसिक में बहुत किए हैं. स्टिल कोई भूल गया हो इस बात को कि कैसे, लक्ष्मी मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है बेटा, T1/8 डिवाइडेड बाई T1/10 इंटू 10 का आंसर देना है. वो इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करने के लिए इनको इंटू 10 करना पड़ा होगा. आपको पता है 1/8 आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, और 1/10 कोई लॉग मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्वेश्चन में log 2 दिया होगा 0.301. तो ऐसे क्वेश्चन पक्के पकड़ने चाहिए कि ये हो जाएंगे इंटीजर टाइप के. 1 टाइम के साथ रेट, ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, कह सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन, वो उसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को स्पेसिफाई करना पड़ता है, इसलिए बात एक ही है. रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट अगर यूं है तो आप ऑर्डर बता सकते हो, सोच सकते हो. एक ही जैसा ग्राफ हो तो बता सकते हो, लेकिन इस ग्राफ में प्रॉब्लम क्या है? इस ग्राफ के 3 हिस्से हैं. एक हिस्सा तो जा रहा है लगभग लीनियर, सपोज इतना हिस्सा एकदम लीनियर जा रहा है, मैं स्लोप निकाल के ऑर्डर बता सकती हूँ.
या कुछ भी इसका हम इसको बहुत तरह से रिलेट कर सकते हैं। इतने हिस्से के ग्राफ में आपको नहीं पता ये लीनियर तो नहीं है, एटलीस्ट जब आप थोड़ा और आगे पढ़ लेंगे, मैथमेटिक्स तो नहीं कहूंगी मैं यहाँ, जब आप केमिस्ट्री का एक चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री भी पढ़ लेंगे, वहां इस ग्राफ को बहुत डिटेल में लेंगे हम, जो सिर्फ जेई एडवांस में है, नीट और जेई में नहीं है। तो जब हम सरफेस केमिस्ट्री में भी देखेंगे, ये हिस्सा होगा फ्रैक्शनल पावर्स का, ये होगा नॉर्मल एन ऑर्डर, फर्स्ट हो सेकेंड हो व्हाटएवर, ये होगा फ्रैक्शनल। और जब रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट टाइम से डिपेंड ही नहीं कर रहा, बढ़ता गया, तो ये कौन सा हो जाएगा? जीरो। क्या इसको देख के मैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बोल भी सकती हूं? नहीं, मैं इसमें ऑर्डर के बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकती जब तक मेरे पास पूरा डिटेल ना हो। इसीलिए पहली बार आपको शायद ऐसा क्वेश्चन मिला होगा कि आप इस ग्राफ से ऑर्डर नहीं डिटरमिन कर सकते, तीनों में अलग अलग होगा, ठीक है। तो और कोई ऐसा और टू वाला फर्स्ट ऑर्डर हो भी कैसे सकता है? आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ कैसा होगा? ऑल स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एक्सेप्ट फॉर वन, दैट इज ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। तो ये था 35th क्वेश्चन। 36th मैंने अभी सीक्वेंशियल रिएक्शन कराना है, 1 मिनट में लपक लोगे आप, ठीक है, जब भी कराना है आप कर लोगे। क्वेश्चन 17th, यस 37th, क्या बोल रही हूँ, 37th पढ़ो इत्मीनान से। ये टिपिकल मैथ्स है, मैं नीट वालों से नहीं एक्सपेक्ट करती कि नीट के पेपर में ऐसा कुछ आ सकता है। क्या ये देख के समझ आ रहा है? दो रिएक्शन ए से बी और सी से डी, दोनों रिएक्शन में आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिख रही है और आपको थीटा भी दे दिया क्या है। स्ट्रेट लाइन है तो पक्का दोनों के दोनों जीरो ऑर्डर है। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन सिर्फ किस में आता है? जीरो ऑर्डर में। जीरो ऑर्डर की याद है इक्वेशन यही थी, ठीक है। दिस, इसके बाद मुझे ये पता चल गया इसका स्लोप क्या होगा, माइनस के, यानी माइनस के इज स्लोप। ये बात जो याद कराई जाती है उसको यहां निकलवाया गया है। तो दोनों के लिए आप स्लोप निकालोगे तब आपके पास के आएगा। तो अब इसमें आप ये देखिए T 100% ऑफ फर्स्ट रिएक्शन, जीरो ऑर्डर है, ये पता लग गया। जीरो ऑर्डर में 100% कब होता है? A नॉट बाई के, वो 2 कट जाता है, होप याद हो सबको, अभी भी ये मैं करा चुकी हूँ। A नॉट बाई के, तो फर्स्ट केस में A नॉट बाई के, A नॉट क्या है? 1 मोलर, K क्या है? 1060 दिस। सेकेंड केस में T 100% क्या होगा? T 100% होगा अगेन A नॉट बाई के, इसका A नॉट क्या है? 0.5, इसका K क्या है? 1030, 1/√3। जब आप 1/√3 पुट करेंगे, ये सिंप्लीफाइड वे में ये आ गया आपके पास। अब क्या बचता है? फर्स्ट केस का T 100 इज दिस, सेकेंड केस का T 100 इज दिस, √3 ने मल्टीप्लाई हो जाना है, आपको पता है 2/3 टाइम्स आ जाना है इसमें। दिस इज हाउ यू शुड। ये नीट वाले तो नहीं करें क्योंकि ये 1030 वाला 1060 वाला नीट वाले बच्चों से बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है, तो ये उनके पास नहीं आएगा, क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, ठीक है। 38th लेते हैं। 38th क्वेश्चन किसी का हो गया, नहीं हुआ, जरा समझो पहले। मेरे को ऐसा कुछ दे रखा है रिएक्शन, रेट R1 हम क्या लेते थे? रेट ऑफ रिएक्शन। इस क्वेश्चन में सिर्फ हमारे साथ क्या खेला गया है? R1 इज नॉट रेट ऑफ रिएक्शन, R1 इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A और R2 इज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B। तो मेरे साथ ये खेल हो गया कि मैं R1 R2 सोचूंगी, रेट है वो तो सेम ही होता है रिएक्शन का, और मुझे नहीं पता फिर मैं इस ग्राफ को चूज कर पाऊंगी, क्या करूंगी, फिर तो शायद मैं A टिक कर दूं। सबसे पहली गलती होगी, बच्चे क्या सोचेंगे, रेट चाहे रिएक्टेंट की टर्म में लिखा जाए चाहे प्रोडक्ट की टर्म में लिखा जाए, रेट किसी रिएक्शन का सेम होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ आपकी विजिबिलिटी पे अटैक किया गया कि आप क्या देखते हो और एक्चुअल क्या है, उसमें फर्क आए। तो यहां पर रेट ऑफ डिसअपियरेंस इज R1, रेट ऑफ अपीयरेंस इज R2। अब किसी को लिखना भी है तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहां लिख सकता है, पर तब जब रेट ऑफ रिएक्शन की बारी है, या मैंने इसलिए लिखा है, ये इसकी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन मैंने क्यों लिखा है इसको, पड़ेगी खैर जरूरत, लेकिन क्योंकि आपको ये पता रहे आप रेट सोचते हो वो ये होता है। इस क्वेश्चन में R इज नॉट रेट, इट इज R इज
rate of appearance or disappearance which may be equal to rate और may not be, क्या पता किसी चीज से डिवाइड होना हो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। तो अब मुझको रेट ऑफ रिएक्शन में एक बात तो पता चल गई, R1 इज दिस, ये क्या था, रेट ऑफ डिसअपियरेंस जो क्वेश्चन में गिवन है R1, ये क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस डिवाइडेड बाय 2। कौन सा फास्ट है, कौन सा तेज हो रहा है, R2 की R1? R2 इज ट्वाइस ऑफ R1, R2 ऊपर होना चाहिए रेट में। जिसके गलती का डर है, जिसको फिर भी किसी को लगता है कि पेन उठाना है, ये तो मैंने गिवन क्वेश्चन लंबी लैंग्वेज लिखने के बजाय लिख दिया। ए से आधा होता है 15 मिनट में, बी से उसका आधा होता है 5 मिनट में। अगर शुरुआत में ही मैं बी 4 ए का 4 टाइम्स, यानी दोनों की शुरुआत क्या है, इसकी x और इसकी 4x, कितनी देर बाद दोनों सेम होंगे, ये 15 मिनट में x/2 हो जाएगा, ये 5 मिनट में 2x 4x का, फिर ये x और फिर ये x/2, ये कितना हुआ, 15 ही मिनट में ये भी x/2 हो जाएगा, ये भी x/2 हो जाएगा। मैंने इसको कोशिश की बिना किसी फॉर्मूले के निकालने की। पे पहुंचती हूँ जो मैंने सबसे पहले आपसे छुड़वाया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23 था 4। अब क्वेश्चन 24 करने से, ये एक टॉपिक है बच्चों, ये क्वेश्चन नहीं है, तो इसकी हर चीज हर कोई नोट करेगा। क्वेश्चन, इसकी वैरायटी मेरे पास बहुत कम है, एक क्वेश्चन मैंने यहां डाल दिया, शायद एक आधा मैं टेस्ट में डालूं। तो क्वेश्चन नंबर 24 से पहले इट्स अ सेपरेट टॉपिक, मैथ्स वालों के लिए इतनी दिक्कत नहीं होगी इसमें, स्टिल उस तरह से सोचना, इंटीग्रल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन जहां पर रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और हो। अब तक आपने इंटीग्रल इक्वेशन 0 ऑर्डर के लिए निकाली, फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाली, दोनों में आपने r गिव्स p लिया, एम आई राइट? कहीं आपने 2r गिव्स p नहीं लिया। p पे तो हम हेडेक ही नहीं रखते कि प्रोडक्ट की टर्म में रेट लॉ है ही नहीं, प्रोडक्ट की टर्म में नहीं है, लेकिन रिएक्टेंट की टर्म में तो है। क्या आप उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को इग्नोर कर सकते हो? मतलब ही नहीं, रेट में हम कैसे इग्नोर कर दें? अब तक आपके सामने नहीं लाया गया क्योंकि एनसीईआरटी ने इसके बारे में बात ही नहीं करी, टॉपिक ही अलग है। सो इफ इंटीग्रल इक्वेशन आपको निकालनी है फर्स्ट ऑर्डर की, आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, किसकी बात कर रही हूं मैं अभी भी, फर्स्ट ऑर्डर की। फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रल इक्वेशन निकालने के लिए इफ रिएक्शन इज ऑफ दिस टाइप, थोड़ा सा फर्क आया, मेरे साथ इसको डिराइव करेंगे, नोट भी करेंगे, फिर मैं शॉर्टकट फॉर्मूला दे दूंगी आपको, फिर चाहे शॉर्टकट यूज कर लेना, बट एक बार आपके पास सारा होना चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे के लिए क्या होगा, dA/dt इंटू हाफ। जब मैंने फर्स्ट ऑर्डर कराई थी हाफ नहीं था क्योंकि मेरे पास 2a नहीं था, इज इक्वल्स टू k a⁻1। अब क्या मैं इसको ऐसे थोड़ा सा अदल बदल कर दूं? अब ये मेरे स्क्वायर ब्रैकेट इग्नोर कर देना टाइम बचाने के लिए, a को यहां लाई और -k dt 2 कर दिया। नाउ उस पूरी इक्वेशन का अगर मैं लॉग लूं, दिस नेचुरल लॉग a और -2kt dt का क्या बन गया, t प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट में आपको पता है वेरिएबल टाइम 0 पुट कर दो तो i क्या आ जाएगा इसके अंदर, नेचुरल लॉग a0। तो यहां पर ये हो गई इक्वेशन चेक। जब इक्वेशन ये होगी आपको पता है आगे क्या होने वाला है, स्टिल मैं कर देती हूं, इसको उधर ले गई, इसको इधर लाई, ऐसा बन गया कुछ, ठीक है। अब ये डिवाइड में आ जाएंगे, नेचुरल लॉग a0/a हो जाएगा दिस। नाउ दिस 2kt, दिस नेचुरल लॉग a0/at। अगर आप फर्स्ट ऑर्डर की ओरिजिनल इक्वेशन देखिए, बस ये 2 नहीं था, बाकी सेम ले आई मैं। तो इसमें अब मैंने यहां इसको ओपन अप किया, सब कुछ किया, तो मेरे पास नया k का फॉर्मूला क्या गया, वही फर्स्ट ऑर्डर है ये, लेकिन अब k के फॉर्मूले में 2 एक्स्ट्रा आ गया। अब तक k का फॉर्मूला क्या था, 2.303/t log a0/at। एनसीईआरटी ने देखे चैप्टर खत्म किया फर्स्ट ऑर्डर पे, फिर हम पहुंचे आर्रीनियस और कोलिजन थ्योरी पे। यहां पर ये 2 आप लोगों से खुद से एक्सपेक्टेड है, मैथ्स वालों से खासकर, ये तो कर ही लेंगे अगर वो बता दिया तो, बट क्लास में तो करना पड़ता है एक बार बताने के लिए। ये 2 एक्स्ट्रा आ गया बच्चों, हर फॉर्मूले में 2 एक्स्ट्रा आएगा। फिर t क्या होगा, अभी मैंने k लिखा, अब मैं t उधर पहुंचा के t भी लिख दूं, यहां पे बदल दी जगह, दिस t हाफ क्या होगा, यहां log 2 2.303 इंटू log 2 आप जानते हैं 0.693, लेकिन डिवाइड में
2 एडिशनल आ गया, यानी अब मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर होते हुए भी टी हाफ का फॉर्मूला ये हो गया। अदरवाइज फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या रटा हुआ है मैंने, 0.693 बाई के, अब क्या हो गया 2k, क्यों, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 आ गया। अब 3 होगा तो 3k हो जाएगा, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूं। इस पूरी डेरिवेशन को नोट करिए। उसके बाद 23rd क्वेश्चन आप करेंगे, यानी कि जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा बच्चों फर्स्ट ऑर्डर में, आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ऑर्डर, 0.693 बाय, यहां पर सी के लिख दूं, सी मीन्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। 3 होगा तो 3 लिख दूंगी, यहां पे 2 होगा तो 2 लिख दूंगी, ये हमेशा याद रखिए। अब कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको डिराइव ऑफ कोर्स नहीं करना, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इस पे था आपका ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत लेंदी था, अगर पहली बार घुसे, दूसरी बार घुसने में दिक्कत नहीं आएगी। टेबल देखते ही पता चल रहा है बी की वैल्यू चेंज करके कुछ फायदा नहीं हुआ, रेट सेम रहा, तो बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0 मिला। ए के रेस्पेक्ट में आप देख रहे हो बड़ा इजीली दिख रहा है बिना पेन उठाए, जितना आपने ए बढ़ाया उतने ही गुना रेट बढ़ा है, तो पावर 1 है। तो यहां से मेरे को पता चलता है दैट इट इज फर्स्ट ऑर्डर। इफ इट इज फर्स्ट ऑर्डर तो ये वो वाला फर्स्ट ऑर्डर है जिसमें यहां 2 आया था, यहां 2 आया था, मतलब टी हाफ इज दिस। अब आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा, के कैसे निकालोगे अक्षत इस क्वेश्चन में, हाउ विल यू फाइंड के? इस क्वेश्चन में टी हाफ तड़ाक से मैं कह रही हूं ऐसे निकालो, के कैसे निकालोगे, मेरा सवाल ये। मेरे को के नहीं दिया, मैं तो सीधा पूछ रही हूं के कैसे निकालोगे। ठीक कह रहे हो, रेट तो दिया है, हाउ विल यू फाइंड के? यस, किसी भी, वंडरफुल, किसी भी एक वैल्यू को चूज कर लो, राइट जैसे कि आपने रेट ये चूज किया, ए इतना बी इतना, वैल्यू पुट करो, किसमें, इसमें, वो बात अलग है, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, पावर 0 है, बट करते वक्त मैं पूरा सिस्टमेटिक कराऊं तो आप ए की वैल्यू पुट करिए, बी की वैल्यू पुट करिए, आर की पुट करिए, के आपके पास है, के आ गया तो फिर टी हाफ आ गया। अंडरस्टूड? तो इस टीपीपी को मैं एक राउंड तो मान रही हूं कि मैंने कर लिया। वो आखिरी के 5 या 6 क्वेश्चन जो मैंने आप पे डाले, जिसमें 41 तो मैंने करा ही दिया, उसमें 5 या 6 में जो आप डाउट लेके आएंगे विल टेक इन क्लास। ठीक है, आगे बढ़ सकती हूँ अब इसके बाद। के सब्जेक्टिव टेस्ट का एक क्वेश्चन था, ऑल ऑफ यू, चाहे ऑब्जेक्टिव में आए ये क्वेश्चन, चाहे सब्जेक्टिव में आए, इसको करने का एक ही तरीका है। आपके सब्जेक्टिव टेस्ट पता नहीं कौन से सेट में ये बता रखा था, एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है जिसकी 80 मिनट्स इस बात नहीं भाई, टी हाफ, 50% कंप्लीशन लिखा हुआ है, मतलब टी हाफ, 80 मिनट्स इज टी हाफ। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ गिवन सैंपल विल रिमेन आफ्टर 2 आवर्स? इसको गलती से भी इंटीग्रल इक्वेशन नहीं करना है, पॉसिबल ही नहीं है, आपको लॉग एंटीलॉग बहुत तगड़ा फंस जाएगा, ये सब बच्चों का गलत हुआ है। तो अब इसको कैसे करना है मुझे नहीं पता, ये फॉर्मूला हम क्यों दें, ये खुद से। और मैंने एक क्वेश्चन में कराया था कि सपोज मुझे पता है 24 दिन का हाफ लाइफ है, 240 दिन बाद कितना बचेगा, तो मैंने आपको कहा था टोटल दिन है 240, हाफ लाइफ कितना है 24, काटो तो कितनी 10 हाफ लाइफ, 10 हाफ लाइफ है तो रेज टू पावर n करके आप आंसर दे दो। बट शायद वो हवाबाजी में रह गई चीज, तो अब उसको मैं सॉल्व करवाती हूँ। इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, 2 आवर्स, इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, 120 मिनट, 120 मिनट में आपको निकालना, और आप जानते हैं 80 मिनट क्या होता है हाफ लाइफ एवरीवन। तो क्या आया इसका आंसर 1.5। नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी आई, ये मैंने क्या निकाला, ये मैंने निकाला नंबर ऑफ हाफ लाइफ। किसी को लगे ये फॉर्मूला जब तक नहीं दोगे हम कैसे यूज कर ले, तो लेट मी गिव यू द फॉर्मूला, बुकलेट में दे रखा है नंबर ऑफ, और मैंने डीपीपी के शुरुआत में भी दिया है, किसी एक डीपीपी में 3 में शायद, स्टिल नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज टोटल टाइम जितना भी दे रखा है डिवाइडेड बाय टी हाफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज दिस, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ तुम्हारी कितनी आई 1.5। एक और फॉर्मूला दे रही हूं इसके साथ आपको, अमाउंट ऑफ ए नॉट लेफ्ट, कितना हिस्सा ए नॉट का पीछे बच जाएगा, इट इज डिसाइडेड बाय कितना लिया था
और कितनी हाफ लाइफ रेज टू पावर n। यही चीज मैंने तब शुरुआत में कुछ ऐसे कराई थी। 100 ग्राम है, उससे हुआ 50, उससे हुआ 25, उससे हुआ 12.5 एंड सो ऑन। ये फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ था। तो ये थी 1 हाफ लाइफ, ये थी सेकेंड हाफ लाइफ, ये थी थर्ड, ये थी फोर्थ। तब भी आपके साथ ये बात हुई थी और ऐसे क्वेश्चन हमने डीपीपी में डाले हैं कि आपको भी ये पता होना चाहिए कि टी हाफ का टाइम भी मैं दे दूं, सपोज कि इस टी हाफ का टाइम मैंने और इजी कर दिया आपके लिए, आपको 1 आवर दे दिया। 1 घंटे बाद आधा तो 2 घंटे बाद पूरा नहीं, 1 घंटे बाद आधा तो 2 घंटे बाद आधे का आधा। और यही बात हुई थी कि पहली स्टेज में आधा होगा, दूसरी स्टेज में उसका भी आधा होगा, तीसरी स्टेज में उसका भी आधा होगा, ऐसे करते करते जाएगा। तब ये बात हुई थी इसकी पावर एनी ना कर दे, राइट, सॉरी, इसकी पावर क्या कर दूं, हर बार 2, हर बार 2 की पावर करता जाएगा। नाउ इसी बात को बहुत सिंप्लीफाइड वे में ऐसे लिख देती हूं मैं कि अमाउंट ऑफ A0 left unreacted after n half lives। ये किसकी बात हो रही है, आफ्टर n हाफ लाइव्स पावर। ये 3 हाफ लाइफ बाद होगा तो 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 8, 4 हाफ लाइफ बाद होगा तो 2 की पावर 4 डिवाइड बाई 60। इस केस में क्या करूं, A लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइव्स, तो इसको 80 लिख देती हूं। A0 by any guess, अप्रॉक्स 1.5 का मतलब क्या होता है, 3 बाइट। और हाँ, तो ये भाषा चाहिए थी मेरे को, तो कर लेंगे बच्चे इसको। सो आपके जब स्कूल लेवल, बोर्ड लेवल पे भी आएगा तो भी आपको ऐसे ही करना है। मुझे जहाँ तक ध्यान है मैंने आपको ये बात करा रखी है कि 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, तो 2 की पावर 1.5 कितना होगा, 3। तो कैसा अप्रोक्सीमेशन सा तो कर लेंगे अब इसके बाद। तो ये क्वेश्चन ऐसे करना चाहिए। अब आ जाते हैं अपन अपनी डीपीपी 5 पर। बट डीपीपी 5 से पहले मेरे को टॉपिक रिवाइज कराना है। किसी को नोट तो नहीं करना, वैसे अपलोड हो जाएंगे ये आज के। किसी को लगे कि मेरे को ये 2 फॉर्मूलेज चाहिए, 2 क्या, एक ही था वैसे तो, बट स्टिल ये सबको याद है। इस पे पहले क्वेश्चंस कराने जो मैंने जेई वाले कराए नहीं थे। ये ग्राफ एक बार दोबारा देखो अच्छे से, निकालो डीपीपी 5 और मेरे क्वेश्चंस करवाओ। डीपीपी 5 का सबसे पहले मैं आपसे मांग रही हूं क्वेश्चन नंबर 16 ऑब्जेक्टिव। पहले ग्राफिकल वाले सारे, आज का टारगेट पहले ग्राफिकल था। क्वेश्चन 16 कहता है एन एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन अकर्स इन 2 स्टेप्स। 2 स्टेप में बच्चों तो 2 पहाड़ होंगे, सीधी साफ बात, 2 पीक्स आएंगी। तो इसका मतलब ग्राफ ए तो वैसे ही हटा दो सीन से। a प्लस बी एक्स, और x बना इंटरमीडिएट जो फास्ट है, x से फिर प्रोडक्ट बना ए बी जो स्लो है। बाद वाला स्टेप स्लो है तो बाद वाली पीक ऊंची होनी चाहिए, दैट इज सी। तो ये आप कर लेंगे। 17th क्वेश्चन मुझे आपसे चाहिए आपका गेस। सिद्धार्थ तुम्हारा ये हो गया 8th और 9th, तब तक 8th और 9th की कोशिश करो ऑब्जेक्टिव। गुड क्वेश्चन, मैथमेटिकल स्किल है। आज शायद मैं यहां ना पहुंच पाऊं, बट तुम करो, खाली ना बैठो। 17th का क्या आंसर दे रहे हो, ए। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ स्टेज 1 इज 50 किलो जूल, यानी पहला पीक जो है वो 50 किलो जूल पे होना चाहिए। नहीं, क्या बोला है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ स्टेज 1। अच्छा, वो तो ये सब में मैच करा देंगे। पहली चीज ये रिएक्शन एक्सो एंडो कुछ बोल रखा है, हाँ। ओवरऑल एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज -100, मतलब एक्सो है तो फिर तो भाई बी रूल्ड आउट हो गया, डी भी रूल्ड आउट हो गया, बच गया ए और सी, वहीं क्वेश्चन किल हो गया। लेकिन प्लीज डोंट किल द क्वेश्चन। एक बार सारी, हाँ सी हो गया ना, दिख ही रहा है अब। सी में देख लो, वो पीक्स वगैरह सब इंफॉर्मेशन से मैच कर रही है, प्लीज हैव अ लुक। क्या सी में लास्ट चीज एक और देखो,
क्या सी में इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी 100 है? प्लीज हैव अ लुक एट दैट. एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किसी को याद ना हो कि क्या होता है तो रिएक्टेंट की एनर्जी माइनस प्रोडक्ट की एनर्जी, ये ग्रीन वाली लाइन जो यहां बनाई थी ये है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. तो अगर इसकी वैल्यू भी मैच हो रही हो प्लीज वो जरूर मैच करना. और वो 100 दिख रही है बट -100. यस, फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, 50 माइनस 150, तो आंसर आ जाएगा -100. 18th का देना आंसर. एटीन्थ का आंसर दो. एक जोत क्या कर रहे हो, कौन सा क्वेश्चन? 18th ही कर रहे हो कोई और? 18th का एक चीज देखो, जो रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है वो स्लो होगा, जो एक ही स्टेप में हो रहा है वो फास्ट होगा. M इज फास्टर, लेस एक्सोथर्मिक और मोर एक्सो. ये कैसे पता चलेगा? कोई ढंग का ग्राफ दो यार. सॉरी, थोड़ा ग्राफ में मतलब अंदाजा सा लगाना पड़ रहा है मेरे को. जब नहीं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो मैंने लिया ना बेटा, अब उसमें देखो वैल्यू नहीं दे रखी. हाँ, मतलब अंदाजा सा लेना पड़ रहा है कि M में गैप ज्यादा है, N में गैप थोड़ा कम है. हालांकि ये बड़ा ट्रिकी है, तो ग्राफ हमें इतना बड़ा दें, इतना क्लियर दें कि दिख जाए. तो A और C में अगर किसी को कंफ्यूजन हुआ है तो वो इस वजह से हुआ, डायग्राम बिल्कुल उतना प्रॉपर नहीं है जितना हमें देना चाहिए. तो यहाँ डायग्राम में हमने थोड़ा सा इशू क्रिएट हो गया है. बहुत क्लियर दिखना चाहिए, गैप बहुत ज्यादा है. तो एनीवेज, जिसमें इंथैल्पी में गैप ज्यादा वो मोर एक्सोथर्मिक, दोनों ही एक्सोथर्मिक दिख रहे हैं. तो क्वेश्चन तो आप ये कर लेंगे क्योंकि आपको ये पता चल गया है कि यहाँ हम ग्राफ का प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं. तो क्वेश्चन 19th मुझे नहीं पता, इसका ग्राफ गायब हो गया है, शायद होना चाहिए था ग्राफ. इट इज नॉट गिवन टू यू. ये क्वेश्चन 20th देखो, मैंने पढ़ा भी नहीं कि लेना है कि नहीं लेना. तुम बताओ क्या है ये, मैं पढ़ती हूँ तुम्हारे साथ. दिस एंड दिस लुक टू बी आइडेंटिकल. ओके, मान गए. येट द फर्स्ट इज फास्टर देन सेकेंड. क्यों? वेरी ऑब्वियस, ठीक ही किया मैंने, नहीं देखा था. फर्स्ट रिएक्शन मस्ट हैव लोअर एक्टिवेशन, इसीलिए वो फास्ट रहा होगा. ठीक ही है. क्वेश्चन 21 चेक. मैंने यहां लिख रखा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि टीपीपी में है. चेक विच स्टेटमेंट आर करेक्ट. 1 2 3 ऑल आर करेक्ट, वट एवर. ये जो है एनर्जी ऑफ रिएक्शन है, शायद एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इफ आई कैन रीड. हाँ, डेल्टा ई. डेल्टा ई फॉर फॉरवर्ड. डेल्टा ई मुझे लगता है एनर्जी होनी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी. क्या कभी डेल्टा नहीं लगता, एंथैल्पी है. मतलब ये बहुत अच्छा मेरे लिए ट्विस्ट डाल दिया. डेल्टा ई बच्चा एक्टिवेशन ले बैठेगा, एक्टिवेशन क्या कभी डेल्टा नहीं लगता. इट इज डेल्टा ई माने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. देखना जरा 21st क्वेश्चन. एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन बैकवर्ड. बच्चों पहले फॉरवर्ड की एक्टिवेशन समझो, इस पे उस दिन इतनी बढ़िया बात हो नहीं पाई थी. फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी होगी ये, उसको इतनी पहाड़ी चढ़नी है बस. बैकवर्ड माने व्हेन प्रोडक्ट्स आर रिएक्टेंट, उसको इतनी पहाड़ी चढ़नी है. तो इफ आई वांट टू सी बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, ये गैप, दिस गैप इज ग्रेटर देन दिस. फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी. अब आप अपने आप समझ लो, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है कि नहीं. आपको एक्टिवेशन एनर्जी देखनी आनी चाहिए. अब एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज B माइनस ए. B माइनस ए, फाइनल माइनस इनिशियल. बिल्कुल सही है. रिवर्स, अब ये दोनों एक दूसरे के उल्टे ही हैं.
आपने 1 बता दिया तो आप 3 तो बता ही दोगे, दोनों में उल्टा लिखा है। तो आई होप यू कैन रीड दिस क्वेश्चन, यू कैन डू दिस क्वेश्चन। अब मेरे को क्लास जरा 22वें और 23वें का आंसर दे, तब मैं सोचूं कि थोड़ा ग्राफ आ गया। 22 एंड 23 मैंने डीपीपी में डलवाया है, देखना यही है क्वेश्चन नंबर 23। ये ग्राफ होना चाहिए था क्वेश्चन 23 में। 22 और 23 करिए, आपके पास जाने में गलत हो गया ये। 23 का ग्राफ इज दिस। 22 23 किसी से नहीं हुआ तो मोस्ट वेलकम, आई एम वेटिंग। क्वेश्चन 22 23 में लॉजिक क्या लगा है मैं फिर भी एक बार आपको बता दूं, दोनों क्वेश्चन के लिए एक साथ। आपके सामने एक सिंपल सा ग्राफ मैंने बना के दिया, कोई इसमें मैंने लंबी चौड़ी एरोज नहीं बनाए। रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी है 150, प्रोडक्ट से एक्टिवेशन तक की एनर्जी कितनी है 260। तो आपको पता है प्रोडक्ट के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी बच्चों 260, रिएक्टेंट के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो गई 150। दिस एनर्जी इज, ये जो हुई ये एनर्जी क्या हुई एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, विच इज फाइनल माइनस इनिशियल। पहले एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को संभालते हैं, तो अगर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कोई मेरे को कहे निकालने को तो फाइनल माइनस इनिशियल ठीक है बात, लेकिन क्या मैं एक बात और भी कह सकती हूं, इट इज नथिंग बट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बचेगा तो यही। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है ये, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या है ये, गैप क्या बचेगा, गैप बचेगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो ये भी एक तरीका है, जरूरी नहीं है आप जब फॉर्मूला बेस्ड कोई क्वेश्चन करें तो वो लगाएं जो आपने सोचा हुआ है, एक्सेप्ट दिस फॉर्मूला ऑल्सो। बात तो वही है, ठीक है। कोई आपसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछता है तो आप कहते हो इट इज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब इस क्वेश्चन में ना तो आपको प्रोडक्ट की एनर्जी दी थी ना रिएक्टेंट की, छोड़ना थोड़ी है मेरे को कि अगर कोई मेरे को कहे कि यहां पे ना आपने प्रोडक्ट की एनर्जी दी ना रिएक्टेंट की, मैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालूं। आप देखो फॉरवर्ड की एक्टिवेशन माइनस बैकवर्ड की एक्टिवेशन, बचेगा ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस ग्राफ को पकड़ने का। यू शुड हैव दिस फॉर्मूला ताकि आपको लंबा रूट ना लेना पड़े। कर लिया होगा कि मैंने नहीं कराया था तो मुझे नहीं पता आपने किस जुगाड़ से किया, जब तक मैं आपको प्रॉपर ना कराऊं मुझे तसल्ली नहीं होगी। इसके बाद आ जाते हैं 23rd क्वेश्चन। 22 भी करिए 23rd भी करिए, 23rd अब आपका हो जाएगा। 23rd क्वेश्चन में हमने ग्राफ उल्टा दे दिया है, ग्राफ गलत दे दिया है। दूसरा तीसरा, ये है मेरा ए, ये है बी, इसमें इंटरमीडिएट कितने बन रहे हैं 2, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कितने बन रहे हैं 3। रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा होगा सेकंड, क्योंकि सबसे स्लो कौन सा होता है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो। नहीं, ये बहुत छोटी छोटी बच्चा सी चीजें थोड़ी सी देख लो, 4:30 बजे क्लास खत्म करूंगी। पैरेलल रिएक्शन क्या होते हैं, राइट? पैरेलल को कोई कॉन्जिक्यूटिव भी कह सकता है, एक ही बात है। एक साथ जब एक ही रिएक्टेंट से 2 चल रहे होते हैं तो उनको पैरेलल रिएक्शन कहते हैं। समटाइम यू कैन रिसीव द टर्म कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन ऑल्सो। अगर रिएक्टेंट ए एक ही साथ 2 अलग अलग रूट पे चल पड़े और एक हिस्से में वो बी बना रहा है, एक हिस्से में वो सी बना रहा है, दोनों का रेट कांस्टेंट अलग अलग है और बी 90% बन रहा है, सी 10% बन रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका रेट फास्ट रहा होगा इसलिए ज्यादा बन गया, इसका रेट स्लो रहा होगा इसलिए ये कम बना। ये एप्टीट्यूड मैं जानती हूं, अब मेरी क्लास में होगा। ऐसे केसेस में रेट लॉ कैसे रिपोर्ट करते हैं, ऐसे केसेस का रेट लॉ कैसा दिखता होगा। रेट इज डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, ये तो हमें पता ही है, रेट को एक्सप्रेस करने का तरीका -dA/dt है। बट ऐसे में रेट ऑफ डिसअपियरेंस कोई एक रूट तो नहीं डिसाइड कर रहा, दोनों रूट डिसाइड कर रहे हैं, तो मुझे दोनों को ऐड करना पड़ेगा। K1A प्लस K2A दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तब मेरे पास ओवरऑल ऑर्डर आएगा इस रिएक्शन का, या रेट लॉ आएगा इस रिएक्शन का। ऑर्डर की तो बात ही नहीं कर सकती, अभी इंडिपेंडेंट जाएगा हर स्टेप का। सो कैन आई से दिस, इसको सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो रेट आ गया, ऐसे रिएक्शंस के रेट के लिए मेरे को इस फॉर्मूला बेस पे जाना पड़ेगा।
परसेंटेज यील्ड ऑफ बी कैसे निकालते, जो तुमने लिख दिया 90%, ये निकालते कैसे होंगे, ये भी एक क्वेश्चन मिलेगा आपको निकालने के लिए, किसी ना किसी डीपीपी में कहीं ना कहीं मिलेगा। अब आप ये सोचिए बी को बनाने वाला कौन था, K1। टोटल क्या रिएक्शंस के K थे, K1 प्लस K2। तो K1 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 विल डिसाइड कि K1 का कंट्रीब्यूशन कितना है। जैसे मोल फ्रैक्शन निकालते थे, फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शन गवर्न्ड बाय K1 इज दिस, दैट इज गवर्निंग यील्ड ऑफ बी, दैट्स व्हाई इनटू 100 करते परसेंटेज यील्ड ऑफ बी आ गई, परसेंटेज यील्ड ऑफ सी भी आ गई। ऑटोमेटिकली एक निकाल लिया तो दूसरा पता ही है, 100 में से माइनस करके वैसे ही निकाल लेंगे। पॉइंट इज जैसे फ्रैक्शन निकालते हैं बिल्कुल वैसे आपने परसेंटेज ऑफ यील्ड निकालनी है ऑफ बोथ। तो ये तो हुए आपके पैरेलल रिएक्शन या कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन, कुछ भी कह लीजिए। इसके बाद हो गया नोट ये सबके पास। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इस पे कोई ट्रिकी या कुछ नहीं आएगा, और अगर कुछ ट्रिकी आएगा तो आई विल बी टेकिंग दैट। मतलब यूजुअली अभी आज आप डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन के लिए तैयारी रखिए। एन अवस्थी में आपको इसके क्वेश्चन मिलेंगे। मेरी डीपीपी 3 में मैंने 2-3 क्वेश्चन छुड़वाए हैं अभी आपके सामने, जो कि इस टॉपिक पे, और मैंने दोनों बार कहा है सीक्वेंशियल और पैरेलल आने दीजिए, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, सीक्वेंशियल रिएक्शन, जब भी सीक्वेंशियल रिएक्शन की मैं बात करती हूं, ए से मतलब सीक्वेंस चल पड़ी, नाम बता रहा है आपको, पहले तो बना ए से बी, उसके बाद वो बी रुका नहीं, साथ के साथ डिके होना शुरू हुआ और किस में कन्वर्ट हो गया, सी। यानी रेट ऑफ रिएक्शन पहले स्टेप का तो लिख सकती हूं इस तरह से, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। तो माइनस डी ए बाई डी टी K1 A, आई नो दिस। लेकिन अब मेरे को बी के रिस्पेक्ट में रेट लिखने में जान निकलनी है, क्योंकि बी का रेट ऑफ अपीयरेंस मेरे को अब ये नहीं बता रहा ए से बी कितना बन रहा है, साथ साथ बी डीके भी होता जा रहा है, वो बी जो डिसअपियर हो गया मुझे उसका भी ख्याल रखना है। तो मेरे लिए इस रिएक्शन के रेट में अगर बी का रोल है निकालने में, दिस इज हाउ आई शुड राइट कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। अब सिर्फ ए तो नहीं डिसाइड कर रहा, पता चले इधर से 10 मॉलिक्यूल बी बना रहे हैं और साथ के साथ 3 मॉलिक्यूल आगे चले गए, तो मेरे लिए तो उस टाइम में 10 में से 3 निकाल दूं, 7 ही बने। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी तो फिर 7 हो गया, क्योंकि 3 तो आगे सी में चले गए, वो है ही नहीं। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी की टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखना पड़ा तो ये लिखा जाएगा K1A माइनस K2B, K1A माइनस K2B। बी डिसअपियर भी कर रहा है, बी अपीयर भी कर रहा है। किस रेट से अपीयर कर रहा है, माइनस किस रेट से डिसअपियर कर रहा है, ये मेरे को देना जरूरी होगा। और इसी हिसाब से कोई कहे जी सी के रिस्पेक्ट में, तो वो हमें पता है कैसे, वो तो एज यूजुअल सी के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ अपीयरेंस वो कौन डिसाइड कर रहा है, K2 और उसका रिएक्टेंट B। दिस इज हाउ सीक्वेंशियल रिएक्शन में A B C अलग अलग रेट कैसे, अलग अलग फॉर्म में रेट कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा। तो ये 2 चीजें आपके सामने, आपने ही देखा है डीपीपी में क्वेश्चंस हैं, सिंपल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, जरूर करके आइएगा इसके बेसिस पर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास जहां से स्टार्ट होगी, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा माइंड फ्रेम दे दूं, करना क्या है। फर्स्ट ऑर्डर के 2-3 ऐसे केसेस जो आपको स्पेशली अलग से पढ़ाए जाते हैं, अलग से कराए जाते हैं, वो करनी है। क्यों अलग से कराए जाते हैं, मेरे पास जो 5-10 मिनट 5 मिनट है उसका इंट्रोडक्शन देके भेज रही हूँ। आपने स्टीरियो केमिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी सुनी है +1 में, मैं ये मान लूँ आपको पता ही नहीं स्टीरियो केमिस्ट्री स्पेलिंग के अलावा क्या होता है, तो आपको उसका एक आइडिया देती हूँ। ये एक सिंपल मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है। इट कैन बी येलो लैम्प, इट कैन बी ब्लू लैम्प, एनी लैम्प, जिससे एक ही वेवलेंथ निकल रही है। सिंस हमें पता है रेडिएशंस में क्या होता है, हर तरफ लाइट फैलती है, राइट, और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, सब कुछ होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। मान लीजिए इससे निकलने वाली लाइट परपेंडिकुलर है सारे उस प्लेन्स पर, इससे निकलने वाली मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट एवरी डायरेक्शन में फैली हुई है, निकल रही है। इस मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट को अगर मैं, जिसमें एवरी प्लेन कंसिस्ट ऑफ लाइट, लाइट माने वेवलेंथ, लाइट माने रेडिएशन, लाइट माने एनर्जी है, अगर इसको मैं एक प्रिज्म के थ्रू पास ऑन करूं
ये मैं अगली क्लास का शुरुआत बचा रही हूँ थोड़ी सी। अगर किसी भी, चाहे वो इस सोर्स से आ रही है लाइट मेरे पास, चाहे सन से आ रही है, अगर मैं इसको प्रिज्म के थ्रू, एक स्पेशल प्रिज्म के थ्रू पास ऑन करूं, तो ये क्या करता है, निकोल प्रिज्म जनरली ये क्या करता है, इसके प्लेन को पोलराइज कर देता है। ये आपकी एनसीईआरटी में पूरा दे रखा है, क्लास 12th ऑर्गेनिक चैप्टर 1, दैट इज वॉल्यूम 2 का चैप्टर 1। ये वहां और डिटेल में आएगा, लेकिन अब मैं ये नहीं वेट कर सकती, काइनेटिक्स का एक हिस्सा मैं उसके बाद कराऊंगी। ये बायोमोलिक्यूल्स में भी आएगा, वॉल्यूम 2 में काफी आएगा, एनसीईआरटी में बकायदा इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है बोर्ड्स में। सो ये लाइट क्या होगी, एक ही प्लेन में पोलराइज होगी। पहले सोसाइटी में कोई फर्क ही नहीं होता था हिंदू मुसलमान कौन है, सब तरफ सब लोग फैले हुए थे। जैसे ही निकोल प्रिज्म के थ्रू पास हुई, सोसाइटी में एकदम क्लियर पोलराइज्ड हो गया, भाई बिल्डिंग ए मुसलमानों की है, बिल्डिंग ए हिंदू की है। दिस इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन, स्ट्रेट पोलराइजेशन हो गया। तो ये क्या हो गया, प्लेन पोलराइज। अब हर डायरेक्शन में हर कोई नहीं जा रहा, इस प्रिज्म ने निकलने वाली लाइट को क्या कर दिया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये बोर्ड की डेफिनेशन है ऑर्गेनिक में, व्हाट इज पीपीएल। ऐसी लाइट जिसका प्लेन पोलराइज्ड है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब ऐसी लाइट को जब आप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉल्यूशन देते हैं, और हमारा इस बार का क्वेश्चन जो अगली क्लास में लूंगी सुक्रोज है, बायोमोलिक्यूल में भी सेम दोबारा आएगा, एल्काइल हैलाइड में भी आएगा और आज भी आ रहा है। इसके अंदर कोई भी ओसी माने ऑर्गेनिक कंपाउंड डालो। अगर आप इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड डालते हैं और बाहर निकलने वाली लाइट में थोड़ा सा रोटेशन हो गया, यहां पर आपको पता है लाइट वॉज दिस, थोड़ा सा रोटेट होके आ गई, इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। सपोज इस साइड रोटेट हो गया प्लेन, कितने थीटा रोटेट हुआ, इस पे है अगली क्लास। तो अगली क्लास में थीटा बताना पड़ेगा ना मेरे को, मैं उसके लिए बात कर रही हूं। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड ने अगर प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट कर दिया, मतलब उसने लाइट ऑप्टिकल एक्टिव है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। एक्टिव माने काम कर रहा है, ऑप्टिकली माने कुछ लाइट को छेड़ रहा है, लाइट के साथ कुछ काम कर रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसको कहा गया ऑप्टिकली एक्टिव। हर वो कंपाउंड जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट के प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देता है, उसको हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। तो अगली क्लास में आप ये सोच लीजिए क्यों मैंने इसको एनसीईआरटी से अलग किया, ये नहीं हो सकता एनसीईआरटी के साथ। तो अगली क्लास में बहुत इत्मीनान से ये थीटा रोटेशन कोशिश करूंगी एक्सप्लेन करने की।